Good morning. Last day we discussed about the chapter The Rise of Nationalism in Europe. अब उस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। उस चैप्टर की शुरुआत में दिया गया है इन 1848 एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे फ्रेडरिक सोरे। फ्रेडरिक सोरे ने एक पेंटिंग ड्रा की और उसको नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। मतलब उन्होंने अपने इमेजिनरी थॉट को अपने पेंटिंग के थ्रू उतारा है। जैसा कि हमने लास्ट डे बताया था कि मोनार्की सिस्टम चल रहा था, डायनेस्टिक रूल्स चल रहा था, राजा का पुत्र ही राजा होता था, चाहे वो एबल हो, चाहे वो डेस्पोटिक नेचर का हो, चाहे वो डिक्टेटरशिप नेचर का हो, किंग सन बिकम अ न्यू किंग। लेकिन यहाँ पे ये पेंटिंग के थ्रू लोकतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र की बात करते हैं। मतलब जो सरकार चुनी जाए वो किसके थ्रू, जनता के थ्रू चुनी जाए और जनता को उसमें राइट्स हो, हक मिले। तो उन्होंने अपने पेंटिंग्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है, सम 4 पार्ट्स ऑफ पेंटिंग। पहले पार्ट में उन्होंने दिखाया है कि स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो आमतौर पे अमेरिका का एक शांति का प्रतीक कहते हैं या वहां का एक बहुत ही फेमस स्टैचू है, उसमें उन्होंने दिखाया है कि एक महिला है जो एक मसाल एक हाथ में मसाल लिए हुए है, या टॉर्च लाइट उसे कहा जा सकता है। तो कहने का मतलब जो वो टॉर्च लाइट है वो केवल एक सिंपल लाइट नहीं है, इट्स अ थॉट ऑफ वो उम्मीद की एक किरण है। ठीक है, उसमें ये दिखाया गया है कि पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका ऑफरिंग होमेज टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी। मतलब वो जो आजादी की मूर्ति कह सकते हैं, स्वतंत्रता की जो मूर्ति है उसके प्रति वो समर्पित है। यानी नेशन जो है या वहां के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमारे देश में भी विकास हो, शांति हो और एक नई शुरुआत हो। यानी दे थिंक अबाउट अ स्टेट नेशन, अ यूनियन टेरिटरी, मतलब एक बड़ा राष्ट्र हो, उसकी एक सीमा हो, उसमें विकास के सारे अवसर उपलब्ध हो। और जो ये नेशनलिज्म के प्रति जो फीलिंग है, आपके देश के प्रति जो भावना है, इसी को नेशनलिज्म का नाम दिया गया है। यानी यूरोप और अमेरिका के लोग भी आजादी चाहते हैं और अपने देश को एक फ्री नेशन बनाना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं कि दे आर प्रॉस्परस एंड रिचेस्ट कंट्री, ये धनी और समृद्ध देश थे, इनके पास रिसोर्सेज बहुत ज्यादा था। तो इनके यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेजी से आया, इनके यहाँ एजुकेशनल एनवायरनमेंट भी अच्छा था, टेक्निकल डेवलपमेंट भी अच्छा था। सो ये अवेयर जल्दी हो गए और ये आजादी के लिए जल्दी ही उत्साहित हो गए। भारत में नेशनलिज्म आने में थोड़ा समय लग गया, लेकिन इस चैप्टर में हम यूरोप में नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं। सेकेंड पार्ट जो पेंटिंग का है उसमें दिखाया गया है लिबर्टी ऑफ फीमेल फिगर। मतलब पहले क्या होता था कि औरतों को ज्यादा स्वतंत्रता नहीं थी, पहले तो उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं थे। मतलब सरकार चुनने में एक स्त्री का, एक महिला का मत भी नहीं दिया जाता था। लेकिन वो एक अपने ड्रीम में हाइपोथेटिकल व्यू रखते हैं, परिकल्पना करते हैं कि जो फीमेल रहेगी उसको भी वोटिंग राइट्स मिले हैं, समाज में अधिकार मिला है। लेकिन उन्होंने किसी मैन का अधिकार छीना नहीं है, उसकी भी राइट ऑफ मैन की भी बात करते हैं, यानी पुरुष के अधिकार की भी बात वो करते हैं। यानी वो सबको साथ लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट ये बताया गया है, आगे उन्होंने ये दिखाया है कि जो बड़े देश थे, यूरोप थे, जर्मनी थे, इटली थे, अमेरिका थे, वो लोग जल्दी क्या हो गए, इटली या ये कह सकते हैं जर्मनी, ठीक है, या फ्रेंच कह सकते हैं, यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी तेजी से हुआ और वहां पे विकास भी तेजी से आया। तो ये लोग जल्दी ही क्या हो गए, आपके नेशन के प्रति, आजाद होने के प्रति क्या हो गए, जागरूक हो गए। ठीक है, ठीक है।
तो दे रहा है कि लीडिंग द प्रोसेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन स्विट्जरलैंड विच लेड बाय इन 1848 हैज बिकम द नेशन स्टेट दे फॉलो द वर्ल्ड लाइक फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रसिया। ठीक है। फोर्थ पॉइंट है फ्रॉम द हेवन ऑफ एबव क्राइड सेड एंजल गेज अपॉन द सीन सिंबलाइजेशन फैटर्निटी अमंग द डिफरेंट नेशन ऑफ द वर्ल्ड। और ये कहते हैं कि अगर एक अच्छे और स्वस्थ राष्ट्र की परिकल्पना करते हैं जहां दो राष्ट्रों के बीच फैटर्निटी की फीलिंग हो, मतलब बंधुत्व की भावना हो, आपस में सहयोग हो, व्यापार हो, विकास के अवसर की बात की जाए, तकनीकी ट्रांजैक्शन की बात की जाए, तो ये सबसे हम एक ब्यूटीफुल वर्ल्ड की परिकल्पना कर सकते हैं। यानी उन्होंने अपनी पेंटिंग में एक सुंदर समाज की बात कही है। इसके आगे हमको फ्रेंच रिवॉल्यूशन में क्या ऐसी घटनाएं घटी, वहां पे कैसे नेशनलिज्म की फीलिंग डेवलप हुई, ये चीजें हमको स्टडी करनी है, पढ़ना है। थैंक यू।